स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में उस एग्ज़ाम्स के PYQs अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये प्रश्न आपको एक आइडिया देते हैं कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। साथ ही इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जिनको सॉल्व करने में आपको कठिनाई हो रही है, और जिन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कठिनाई हो रही है उन प्रश्नों से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उनको तैयार करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर पूछे गए EBS अर्थात पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहेंगे। तो करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न पूछा गया था, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इन प्रश्नों के आंसर खुद से देने की कोशिश करें और लास्ट में अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करें। तो उसका राइट आंसर देखिए, दत्त कार्य का मतलब क्या होता है, होमवर्क के संबंध में जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना था। ऑप्शन ए, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। या फिर ऑप्शन डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन सी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए हम सरल प्रयोग और निर्देशन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। या फिर ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। या ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। लकड़ी और गोबर का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। अगर इसका लगातार प्रयोग किया जाए तो ये हमारे सांस नली है उसमें जमा हो जाती है और अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। बच्चे जा रहे हैं टूर पर, ठीक है, तो उन बच्चों से जो टूर कैसा है, एक एजुकेशनल टूर है, शैक्षणिक भ्रमण है, तो उसमें बच्चों से क्या अपेक्षा आपकी रहेंगी। ऑप्शन ए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहेंगे। ऑप्शन बी, उन्हें आनंद उठाना चाहेंगे। ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहेंगे।
टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। दो ढेरियां अलग अलग हैं। एक ढेरी में क्या है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, और जो सेकंड ढेरी है उसमें जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो दो कैटेगरी में जो भी सामान था उनको डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो रानी ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। किस आधार पर ये कूड़े को अलग किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। ऑप्शन बी अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन सी पुनर्चक्रण किया जा सकता है या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन सी घरेलू कचरा है या औद्योगिक कचरा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। देखिए पहला जो पार्ट है इसमें जितने भी जो कूड़ा है वो ऐसा कूड़ा है जो जिसका अपघटन हो सकता है, और दूसरे वाले जो कूड़ा है उसमें जो है उसका अपघटन नहीं हो सकता है। तो अपघटन होने या ना होने के आधार पर उसने इन जो कूड़ा है उसको दो ढेरियों में डिवाइड किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन बी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। या फिर ऑप्शन सी प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। प्रकरण मतलब टॉपिक, जो टॉपिक चल रहा है उसको आप तुरंत चेंज कर देंगे। या फिर ऑप्शन डी बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो किस तरह की एक्टिविटी आपको करनी चाहिए ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जिससे जो बच्चे हैं उनका पाठ में इंटरेस्ट बना रहेगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर में बच्चों को आप लेकर गए हैं, तो ऐसी कौन सी जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए आप बच्चों से मना करेंगे वो आपको बताना था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। ऐसा करने के लिए मना करेंगे आप। या ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। तो फ़ोटो भी ले सकते हैं, ऐसा करने के लिए मना नहीं करेंगे आप। और ऑप्शन सी है इसका, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ये भी आप मना नहीं करेंगे ऐसा करने के लिए। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो देखिए खाने की सामग्री जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पर जानवरों को खाना देने की अनुमति नहीं होती है। तो हम बच्चे यदि जानवरों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए हम उसको मना कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण अर्थात जो पेड़ है वो बीज से पेड़ कैसे बनता है उसका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने के लिए आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। ऑप्शन ए, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाएंगे या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। आपने बीज दिखाए अंकुरण के और जो उसका प्रोसेस है उसको स्पष्ट कर दिया। ऑप्शन सी, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। या फिर ऑप्शन डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहेंगे। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें
किस तरीके से अब एकदम डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको देंगे बच्चों को, तो वो बच्चे अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रम से कौन सी बीमारी होगी? मीरा है जो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन खाती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है, आयरन की कमी है। तो कौन सी बीमारी हो सकती है ये बताना था। स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। तो देखिए, समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाने से क्या होता है? मोटापा आता है। और लौह तत्व की अगर कमी है, ऐसा अगर हम भोजन खा रहे हैं जिसमें लौह तत्व की कमी है, तो हमारे जो बॉडी है उसमें आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोटापा और एनीमिया। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या ऑप्शन डी नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। देखिए, सिंपल सा इसमें कोई जो कॉन्सेप्ट है वो घनत्व का कॉन्सेप्ट है, तो घनत्व का ही रीज़न है जिसकी वजह से वो पानी में तैरता रहता है। वो क्या रीज़न है? उसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नमकीन जो पानी है उसका जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू जो है पानी में, नमकीन पानी में तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? देखिए, ऑप्शन बी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर कम होता है तो जितने भी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं फूड के अंदर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो भोजन है, जो खाना है, वो काफ़ी लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ब्लड आपने चेक कराया है, तो मलेरिया की पहचान करने के लिए ब्लड में किसका होना जरूरी है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगर जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो पाया जाता है, तो उससे हम कह सकते हैं कि जो हम मलेरिया की चपेट में आ गए हैं, हमें मलेरिया हो गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, ऑप्शन बी पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, ऑप्शन सी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर ऑप्शन डी बच्चों में विद्वान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को विकास करने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? चिपको आंदोलन क्या है, तो ये भी आप अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें बताना है कि किसका नेतृत्व लीडर कौन था उस समय। तो चिपको आंदोलन का जो लीडर था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था।
वृक्षों की कटाई हो रही थी तो उसका विरोध करने के लिए जो जो उत्तराखंड राज्य के किसान थे उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ठीक है, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो विटामिन जो होते हैं, विटामिन हमें जो है हीनता जन्य रोग होते हैं उनसे बचाने के लिए, उनके बचाव हेतु बॉडी में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक कर दे इस वीडियो को, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्यों लीपते हैं? उसको दीवारें और जो फर्श होती हैं झोपड़ियों की उसको गाय के गोबर से लीपते हैं, उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कीटों को दूर रखने के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो झोपड़ियाँ होती हैं उसको झोपड़ियों की दीवारों को और फर्श को गाय के गोबर से लीपते हैं ताकि वहाँ पर कीड़े ना आए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह कहलाती है। दानों को भूसे से अलग करना है तो उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपने देखा होगा जो गेहूं को जो निकालते हैं गेहूं को, तो उस जो प्रोसेस होता है गेहूं को, जो थ्रेसिंग मशीन होती है उसमें डालकर गेहूं को भूसे से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? जो ईबीएस की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें पहेलियां शामिल करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए, और यहाँ पर कह रहा है कि पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ऑप्शन बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ऑप्शन बी सी बच्चों में तर्कमा शक्ति का विकास करना, या फिर ऑप्शन डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। देखिए ऑप्शन जो ए बी सी है, तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं ये पॉजिटिव हैं। ये जो पहेलियाँ होती हैं पाठ्य पुस्तक में डालने के लिए, वो जो पहेलियाँ डालते हैं हम पुस्तक में, तो उससे सृजनात्मकता, चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास होता है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित होती है और बच्चों में तर्कमा शक्ति का भी विकास होता है। जबकि जो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यह इसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ईवीएस की जो क्लास है उसमें आप बच्चों की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको महत्व देंगे, तो उससे शिक्षक को क्या लाभ मिलेगा? ऑप्शन ए उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन बी चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या फिर ऑप्शन सी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन डी बच्चों में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं, जिससे जो बच्चे हैं वो ईंधन, विभिन्न प्रकार के जो ईंधन जो हम यूज़ करते हैं अपनी दैनिक लाइफ में, तो उससे परिचित हो सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र आपको पढ़ना है तो मानचित्र पढ़ने के लिए आपको कौन सा स्किल आपके अंदर होना चाहिए ये आपको बताना था इसमें। ऑप्शन ए स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन डी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। मानचित्र पढ़ने के लिए आपको स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, तब आप मानचित्र को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी जो सतह है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन बी पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है, उसमें रेलवे टिकट का एक नमूना दिखा दिया, उसको डायग्राम डाल दिया, चित्र डाल दिया, तो उससे क्या होगा? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन सी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चे डायरेक्टली जो वास्तविक जानकारी है उसके साथ अंत्यक्रिया करने का अवसर बच्चों को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो सीखने का जो प्रक्रिया है वो अधिक तेज होगी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंशचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ऑप्शन डी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो देखिए बच्चों पर आकलन के लिए हम शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ नहीं डालेंगे, ये एक निगेटिव उद्देश्य है इसका। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला के घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या फिर उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो जो भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है उसका जो मेन जो कारण होता है वो कारण होता है कि जो बगुला है वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। परजीवी भैंस पर होते हैं कई सारे, तो उन कीटों को बगुला खाता है। ठीक है, इसलिए वो बैठता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? प्राथमिक स्कूल में ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, किस ऑप्शन में है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। हाँ, यही पहले ऑप्शन मिल गया आपको कि विद्यालय में बच्चों के जो एक्सपीरियंस है उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना है, यही उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य यही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वथन उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन और बाष्पीकरण दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के मीनिंग अलग होते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। या फिर ऑप्शन बी क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण से नहीं, तो ये तो गलती है। ठीक है, दोनों में अवस्था बदल जाती है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं।
तो देखिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। देखिए बाष्पीकरण का सीधे सीधा मतलब ये होता है कि जो पानी है कहीं भरा हुआ है, कहीं स्थान पर रखा हुआ है, तो वो अपने आप ही गैस अवस्था में बदलता रहता है, धीरे धीरे गैस अवस्था में बदलता रहता है, उसको हम कहेंगे बाष्पीकरण। जबकि क्वथन में क्या, क्वथन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको उबालना पड़ेगा। जब वो जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा तब ही पानी भाप बनेगा, तो उसको हम कहेंगे क्वथन। ठीक है, तो डिफरेंस क्या था, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना क्या है। एक पुरुष है जिसका जो ब्लड ग्रुप है O है, और जो एक स्त्री है जिसका ब्लड ग्रुप A है, दोनों अगर शादी करते हैं तो पहला बच्चे के O ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या है, ये बताना है आपको। 75%, 50%, 100% या 25%। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 50% चांस है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो O हो। अगला प्रश्न पूछा गया था, टूटता तारा या उल्का है एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या ऑप्शन डी उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टूटता तारा ऐसा उल्काव होता है, उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में कौन सा ऑप्शन सही है जिसको शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकड़े के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों को और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन डी, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। लास्ट प्रश्न आपका, ठीक है, ये इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि ये 30 प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहायक होंगे, महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, और इसके अतिरिक्त हम जितने भी सीटेट में पेपर पूछे गए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक, उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन हम आप इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ, एक और बात, यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो उम्मीद है कि आप एक अच्छी तैयारी के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी होने वाली है। तो आप यदि आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उन सुझावों को मानेंगे ज़रूर आप। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो स्कोर रहा है इन 30 प्रश्नों में, आपने कितने प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हैं, उसको भी आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।